Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को ही अपन द्रव्य के नाम से संबोधित करते हैं। पदार्थ को ही अपन क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मैटर। तो पदार्थ की हमने बेसिक चर्चा की थी। बताया था उसमें कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और पदार्थ स्थान ऑक्यूपाई करता है, स्थान भी घेरता है। इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं जो कि गतिशील होते हैं, उनके मध्य खाली जगह होती है और जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स होता है यानी अंतरा आणविक बल होता है, उनके माध्यम से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात की जाए तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं और उन 5 अवस्थाओं में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है और इन 3 अवस्थाओं में वो कौन कौन सी ये 3 अवस्थाएं? तो उनमें से पहली अवस्था है वो है ठोस, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं सॉलिड। पहली अवस्था है ठोस, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे सॉलिड। दूसरी अवस्था है इसमें द्रव्य, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विड। दूसरी अवस्था है द्रव्य, जिसको अपन बोलते हैं लिक्विड। तीसरी अवस्था है इसमें गैस, और गैस को अंग्रेजी में भी गैस ही कहते हैं। तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती है? 5 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव्य, तीसरी अवस्था है गैस। यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताएं कि जो ये द्रव्य है, एक शब्द होता है अपने पास द्रव्य और एक शब्द होता है अपने पास द्रव्य। दोनों में अंतर समझो। द्रव्य पदार्थ को कहते हैं, जबकि द्रव्य इसकी एक अवस्था है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। एक तो है द्रव्य, एक है द्रव्य, दोनों में अंतर है। द्रव्य पदार्थ स्वयं है, जबकि द्रव्य उस पदार्थ की एक अवस्था, एक स्टेट है। ये ध्यान में रखना है। तो अपनी 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, जो कि कुल अवस्थाएं होती है 5, और मुख्य रूप से जो 3 अवस्थाएं होती है उनमें जो पहली अवस्था है वो है सॉलिड, ठोस। तो अपन चर्चा करेंगे ठोस अवस्था की। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी? ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था की बात करें अपन तो ठोस अवस्था में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो, ठोस अवस्था में देखें, सबसे पहले देखें तो ठोस क्या होते हैं, उनमें जो कण होते हैं, ठोस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल नजदीक होते हैं, यानी पास में होते हैं। और इसका रीजन है जो अंतरा आणविक बल है, उसकी वजह से ठोस के जो कण है वो एक दूसरे के निकट होते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो कण होते हैं उन कणों के मध्य जो स्पेस है, जो जगह है, वो सबसे कम पाई जाती है किसमें? ठोस में। यानी ठोस के कणों के मध्य अंतरा आणविक बल क्या होता है? उच्चतम होता है, अधिकतम होता है, जिसकी वजह से इनके कणों के मध्य जो जगह है वो कम पाई जाती है, यानी इसके कण पास होते हैं। तो सबसे पहली इसमें बात आएगी वो क्या आएगी? सबसे जो पहली बात है वो इसमें है कि ठोस के कण पास होते हैं। इनके मध्य जगह सबसे न्यूनतम होती है।
इनके मध्य जो जगह है वो सबसे न्यूनतम होती है। ठोस के जो कण है वो पास पास होते हैं, इनके मध्य जो जगह है वो सबसे न्यूनतम होती है, और इसका कारण है अंतरा आणविक बल का जो मान है वो क्या होता है, उच्चतम होता है। यहां पे अपन लिखेंगे अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल जो कि क्या करता है, तो इन कणों को आपस में जोड़े रखता है, बांधे रखता है, अट्रैक्ट करता है। तो अंतरा आणविक बल का मान उच्चतम होता है। अंतरा आणविक बल का मान क्या होता है, उच्चतम होता है। तो इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े अभी तक ठोस में, कि जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और इन कणों के मध्य जो जगह है वो सबसे न्यूनतम होती है। साथ ही अंतरा आणविक जो बल है उसका मान भी ठोस में, ठोस के कणों के मध्य क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उच्चतम होता है। तो ये थी अपनी कौन सी, दूसरी विशेषता। ठोस की अगली विशेषता की ओर बात करें तो ठोस की अगली विशेषता होती है ये बहुत ही कठोर होते हैं। ठोस बहुत कठोर होते हैं, और कठोर होने के कारण यह अपनी एक फिक्स संरचना को भी इंगित करते हैं, एक नियमित संरचना को भी दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जो अगली विशेषता है वो क्या है, ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं, ठोस अति कठोर होते हैं, ठोस अति कठोर होते हैं, ठोस अति कठोर होते हैं, और इस वजह से इनकी संरचना नियमित होती है, या ये कहें कि निश्चित होती है, नियमित होती है, या अपन इसकी जगह क्या कह सकते हैं, निश्चित होती है। ध्यान दीजिए ठोस क्या होते हैं, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं उन कणों के मध्य रिक्तियां, स्पेस है वो क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि कणों के मध्य जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो क्या होता है, उसका जो मान है वो होता है हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से ये इन कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, अत्यधिक होता है। आकर्षण बल अत्यधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, और इस कठोरता की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो नियमित होने का प्रयास करती है, यानी कि इनकी संरचना लगभग निश्चित होती है। अपन देखें अपने आसपास, जैसे जहां भी अपन है आसपास देखें तो इस बोर्ड को देखें, दीवार को देखें, ईंट को देखें, या फिर अन्य किसी भी वस्तु, टेबल, कुर्सी, मेज, किसी भी वस्तु को देखें, तो ये सभी क्या है, ठोस आकृतियों के एग्जाम्पल है। आगे अब बात करें अपन ठोसों में जो आकार होता है, ठोसों का जो आकार होता है वो आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ध्यान दीजिए ठोसों का आकार है वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि ठोस को अपन एक जगह देखेंगे तो उसका आकार अलग हो जाएगा, और उसी ठोस को अपन दूसरी कंडीशन में ले जाएं तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। ऐसा ठोसों में नहीं होता है। ठोसों का जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। उनमें किसी प्रकार का कोई स्थिति बदलने पर चेंजिंग नहीं आता है। तो ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार निश्चित होने के साथ साथ इनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। ध्यान दीजिए ठोसों का आकार तो निश्चित होता ही है, आकार निश्चित होने के साथ साथ ठोसों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें जो कंप्रेसिंग प्रॉपर्टी होती है, जो संपीड़ितता का गुण होता है, वो इनमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनको संपीड़ित करके, संपीड़ित का मतलब प्रेशराइज करके, दबा करके इनको किसी दूसरी स्टेट में, दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर अपन अगला जो बिंदु है ठोसों के बारे में वो पढ़ेंगे क्या, इनमें संपीड्यता का गुण, इनमें संपीड्यता का गुण
नहीं होता है, इनमें संपीड्यता का गुण नहीं होता है। क्या होता है ये संपीड्यता का गुण? संपीड्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन कंप्रेसिव, कंप्रेस यानी दबाना, यानी इनको दबा करके प्रेशराइज करके अपन किसी दूसरी अवस्था में इनको बदल नहीं सकते हैं। यानी ठोसों को संपीड़ित करके कंप्रेस करके अपन किसी दूसरी अवस्था में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनमें संपीड़ितता का गुण नहीं होता है। अर्थात इन्हें संपीड़ित करके अन्य अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, अन्य अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। इनको संपीड़ित करके अन्य अवस्था में हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ठोसों की जो विशेषताएं थी उनमें एक विशेषता ये भी है कि इनमें संपीड्यता का गुण नहीं होता है, इनको कंप्रेसिव करके अपन किसी दूसरी स्टेट में इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये ठोसों के अपने पास कुछ विशेषताएं हैं। आगे देखिए अपन, तो देखिए तो ये अपनी मुख्य विशेषताएं ठोस की हो गई। इनमें कुछ विशेषताएं और भी हैं, जैसे बात करें ठोस के गलनांक की। किसकी बात करें? ठोस के गलनांक की। तो ठोसों के जो गलनांक होते हैं, ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठोसों के गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं। ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं, यानी ज्यादा मान के होते हैं। गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें संपीड्यता का गुण तो पाया नहीं जाता है। भाई ठोसों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? गलनांक का मतलब होता है जिस पर यह क्या करना हो जाए, मेल्टिंग होना प्रारंभ हो जाए, जिस पर ये पिघलना प्रारंभ हो जाए। तो ठोसों के गलनांक यानी इनका जो पिघलने का बिंदु है, गलने का यानी गलन का जो बिंदु है, उसका मान उच्च होता है। इसका रीजन यह है कि ठोसों में संपीड़ितता का गुण तो होता नहीं है कि उनको संपीड़ित करके कंप्रेसिव करके अपन किसी दूसरी अवस्था में बदल दें, तो ऐसा तो इनमें होता नहीं है। तो क्या होगा? तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? इनको हाई लेवल की एनर्जी देनी होगी, इनको हाई लेवल की एनर्जी देनी होगी। और जब हाई लेवल की एनर्जी इनको अपन देंगे तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा ऊर्जा जब इनको दी जाएगी, ज्यादा मान की ऊर्जा, हाई लेवल की एनर्जी जब इनको दी जाएगी तो ही ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर पाएंगे, तो ही अपनी अवस्था को क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। इसलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। तो देखो बात करते हैं इसके रीजन की, गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो यहां लिखेंगे गलनांक उच्च होने का कारण। गलनांक उच्च होने का कारण क्या है? इनमें संपीड्यता का गुण अब्सेंट रहता है, इनमें संपीड्यता का गुण अनुपस्थित रहता है। इसलिए अवस्था चेंज करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए इन्हें हाई लेवल की एनर्जी, उच्च ऊर्जा देनी होती है। ठोसों के जो घनत्व होते हैं, ठोसों के घनत्व होते हैं वो भी निश्चित होते हैं। ठोसों के घनत्व हैं वो भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब ठोसों के घनत्व निश्चित होते हैं, इसका रीजन क्या है? देखो पदार्थ होता है, पर ठोस भी एक पदार्थ है, तो द्रव्यमान तो क्या होता है? निश्चित। द्रव्यमान तो पहले से ही क्या है? निश्चित है। और बात करें किसकी? आयतन की। बात करें आयतन की, तो ठोसों का जो आयतन है
वो भी क्या है, निश्चित है। द्रव्यमान तो क्या है, सबका ही निश्चित होता है, सभी पदार्थों का जो द्रव्यमान है वो निश्चित होता है। और आयतन है वो भी क्या है फ्रेंड्स, निश्चित है। जब इसलिए घनत्व निश्चित होगा तो देखिए आयतन, ये घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर द्रव्यमान भी क्या है, निश्चित, आयतन भी क्या है, निश्चित, इसलिए घनत्व भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो ठोसों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि आयतन निश्चित है, द्रव्यमान सभी पदार्थों का निश्चित होता है, द्रव्यमान और आयतन निश्चित होने के कारण इनका घनत्व भी क्या होता है, निश्चित होता है। इसके साथ ही अब एक इंपॉर्टेंट बात की अपन चर्चा करेंगे और वो है क्या, इसमें आता है ड्राई आइस, ड्राई आइस, ड्राई आइस जिसको अपन बोलते हैं शुष्क बर्फ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, निम्न में से शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, इसको अपन क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ, इसको क्या बोलेंगे अपन, शुष्क बर्फ। अब अपन चर्चा कर लेते हैं ठोसों के कुछ एग्जाम्पल्स की। अब ठोसों के एग्जाम्पल्स देखें तो देखिए टेबल है, कुर्सी है, लोहे का गोला है, टेबल, कुर्सी, लोहे का गोला, या फिर अपन और देखें तो शंकु, बेलन, घने, घनाभ आदि, ये सभी क्या है, ठोसों के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं किसमें, पदार्थ की जो सेकंड स्टेट, सेकंड फॉर्म है, पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है वो है अपनी द्रव्य अवस्था। पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी है, द्रव्य अवस्था। तो मुख्य रूप से जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं उनमें पहली अवस्था हमने पढ़ी ठोस अवस्था। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की दूसरी अवस्था जिसको अपन कहते हैं द्रव्य अवस्था। तो पदार्थ की दूसरी अवस्था अपने पास आती है द्रव्य अवस्था। पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है वो अपने पास क्या है, द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था की बात करें अपन तो द्रव्य अवस्था में भी इसी प्रकार पहली स्थिति को देखें तो द्रव्य में क्या होता है, द्रव्यों में जो कण होते हैं वो कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव्यों में जो कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो क्या होगा, पहली जो पॉइंट है, द्रव्यों में या द्रव्यों के कण ठोसों की अपेक्षा, द्रव्यों के कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव्यों के जो कण हैं वो ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इनके कणों के मध्य पाया जाने वाला जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, अंतरा आणविक जो बल है उसका मान का कम होना। यानी कि क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन क्या है, द्रव्यों के कणों के मध्य, द्रव्यों के कणों के मध्य अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, जो ठोस है, जो द्रव्य है उन द्रव्यों के कणों के मध्य जो अंतरा आणविक बल है वो ठोसों की अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा
कम होता है, ठोसों की अपेक्षा कम मान का होता है, ऐसा लिख सकते हैं, कम होता है या कम मान का होता है। तो देखिए द्रवों के कणों के मध्य जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, अंतरा आणविक जो बल पाया जाता है, वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कम मान का होता है। इस वजह से ही द्रवों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी देखें तो तीसरी इनकी प्रॉपर्टी है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ठोसों की तरह नियमित नहीं होता है, इसलिए ये ठोसों की तुलना में कम कठोर होते हैं। तो अगला जो इसका गुण है वो क्या है, इनकी संरचना, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी संरचना नियमित नहीं होती है, इनकी संरचना नियमित नहीं होती है, अतः इनकी संरचना नियमित नहीं होती है, अतः ये ठोसों की अपेक्षा, अतः ये ठोसों की अपेक्षा कम कठोर होते हैं, अतः ये ठोसों की अपेक्षा कम कठोर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहा है इसमें, इसमें कह रहा है इनका जो स्ट्रक्चर है वो नियमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये ठोसों की अपेक्षा कम कठोर होते हैं। कठोर तो होते हैं लेकिन ठोसों की अपेक्षा कम कठोर होते हैं। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इनका कोई फिक्स निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है, निश्चित संरचना नहीं होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, अंतरा आणविक जो बल है उसका मान क्या होता है, न्यून होता है। अब देखिए क्या होगा, इनमें भी जो क्या होता है संपीड्यता का गुण वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनमें भी जो संपीड्यता का गुण है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी द्रवों को भी हम कंप्रेसिव करके या संपीड़ित करके किसी दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। द्रवों को भी अपन क्या नहीं कर सकते, संपीड़ित करके, कंप्रेसिव करके, प्रेशराइज करके या दबा करके अपन किसी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगली जो अपने पास विशेषता है वो क्या है कि इनमें भी क्या नहीं होता है, संपीड्यता का गुण नहीं होता है। इनमें भी संपीड्यता का गुण नहीं होता है, इनमें भी संपीड्यता का गुण नहीं होता है। अर्थात इन्हें संपीड़ित करके, अर्थात इन्हें संपीड़ित करके अन्य अवस्था में नहीं बदला जा सकता है, अन्य अवस्था में नहीं बदला जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोसों की तरह इनमें भी क्या होता है, संपीड्यता का गुण एब्सेंट होता है, यानी संपीड़ित करके इनको भी किसी दूसरी फॉर्म में, दूसरी अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद में अब बात आती है किसकी, द्रवों के आकार की। तो द्रवों का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। द्रवों का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कारण क्या है उसका, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है, अंतरा आणविक बल है, उसका मान क्या होता है, कम होता है, और कम होने की वजह से इसके जो कण हैं वो ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, दूर दूर तक रहते हैं। इस वजह से इनका जो कणों के मध्य है वो अट्रैक्शन कम होता है ठोसों की अपेक्षा, जिस वजह से इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, और इसी कारण इनको जिस भी पात्र में डाला जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे यदि आप इनको किसी गिलास में डालोगे तो द्रव्य उस गिलास का आकार ले लेंगे, यदि आप इनको किसी बोतल में डालोगे तो ये उस बोतल का आकार ले लेगा, या किसी अन्य पात्र में डालोगे तो ये उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। यानी कि अगली विशेषता अपनी पढ़ रहे हैं क्या, कि इनका जो आकार है
द्रवों का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। द्रवों का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है और उसका रीजन है इसके कणों के मध्य जो अंतराण्विक बल है उसका मान कम होता है, जिससे इनके मध्य अट्रैक्शन नहीं होता, उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना कि ठोस के कणों के मध्य होता है। इस वजह से इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें या कहीं द्रवों को जिस पात्र में डाला जाता है, द्रवों को जिस पात्र में डाला जाता है, द्रवों को जिस पात्र में डाला जाता है, ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। या अपन एक तरह से यूं कह सकते हैं कि द्रवों का खुद का कोई आकार नहीं होता है, ये जिस पात्र में डाले जाते हैं ये उसी के आकार को अपना आकार बना लेते हैं। आकार निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में डालोगे ये उसी के आकार को अपना आकार बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं इसके अगले गुण की ओर, और इसका अगला गुण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि इनका जो आयतन है, द्रवों का जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। जिस प्रकार ठोसों का आयतन निश्चित होता है उसी प्रकार द्रवों का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रवों का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। अब देखिए द्रवों में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं विस्कोसिटी। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको विस्कोसिटी। क्या होती है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं श्यानता। क्या होता है श्यानता का गुण? तो देखिए श्यानता का गुण क्या होता है, जब किसी सतह पर अपन किसी लिक्विड को फ्लो करते हैं, अपन किसी द्रव को बहाते हैं, तो उस द्रव में और जिस सतह पर उस द्रव बह रहा है, ध्यान से सुनना, जिस सतह पे द्रव बह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं कि द्रव को जिस सतह पे फ्लो किया जाता है, बहाया जाता है, तो उस सतह पे और द्रव की सतह, मान लो द्रव की सतह और जिस सतह पे वो बह रहा है उसके मध्य एक बल होता है जिसे अपन श्यानता क्या होगी, द्रव को जिस सतह पर फ्लो यानी कि बहाया जाता है, उस सतह और द्रव की सतह के मध्य एक बल पाया जाता है जिसे श्यानता कहते हैं। यानी जो द्रव है उस द्रव की सतह और जिस सतह पे वो बह रहा है उस सतह, उन दोनों के मध्य एक बल पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। अब देखिए जो द्रव अब जैसे बात करें अपन पानी जल ले लेते हैं और शहद ले लेते हैं, तो दोनों को देखें अपन तो किसकी श्यानता अधिक होगी? तो अपन देखते हैं कि पानी उस जिस भी सतह पे उसको अपन फ्लो करवा रहे हैं तो पानी स्पीडली फ्लो होगा, यानी पानी तीव्र गति से उस पे क्या होगा, बहेगा, जबकि शहद है वो धीमी गति से बहेगा। और अपने दिमाग में ये चलता है कि पानी तेज गति से बह रहा है तो उसकी श्यानता अधिक होगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यानी जो लिक्विड जितनी स्पीड से फ्लो होता है उसकी श्यानता उतनी ही कम होती है। जो लिक्विड जितनी स्पीड से फ्लो होता है उसकी श्यानता उतनी ही
कम होती है, और जो लिक्विड जितनी धीमी गति से फ्लो होता है उसकी श्यानता का गुण भी उतना ही अधिक होता है। तो अपन बात करें जैसे जल और शहद ले लें, अपन ले लेते हैं एक और ले लेते हैं, पहला लिक्विड जल और दूसरी ओर ले लेते हैं दूसरा लिक्विड शहद। अब बात करें जल की, तो जल क्या होगा, जिस भी सतह पर बहा रहे हैं उस सतह पे क्या होगा, तेज गति से क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहां लिखूंगा मैं जल शहद की अपेक्षा, जल शहद की अपेक्षा तीव्र गति से फ्लो होगा या बहेगा, अतः इसकी श्यानता कम होगी। जबकि दूसरी ओर क्या है अपने पास, शहद, इसमें अपन देखें तो शहद अपेक्षाकृत धीमी गति से बहेगा, अपेक्षाकृत मतलब जल की अपेक्षा धीमी गति से बहेगा, अतः धीमी गति से बहेगा तो शहद की सतह और उस सतह पे जिस पे ये बह रहा है उसके मध्य जो बल है, श्यानता का बल, वो क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा, अधिक कार्यरत होगा, इसलिए इसका जो श्यानता का गुण है वो क्या होगा, अधिक होगा। धीमी गति से बहेगा अतः इसकी श्यानता अधिक होगी, अधिक होगी। तो ध्यान दीजिए कि जो लिक्विड जितनी तेज स्पीड से बहेगा उसकी श्यानता कम होगी। रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका लिक्विड और जिस सतह पे वो बह रहा है उस सतह के मध्य काम करने वाला जो बल है उस बल का ये रीजन है। वो बल क्या होगा, जब लिक्विड तेज बहेगा, स्पीडली फ्लो होगा, तो दोनों की सतह के मध्य जो बल है वो क्या होगा, उसका मान कम होगा। जबकि धीमी गति से बहेगा तो उसकी सतह, धीमी गति से बहने वाले लिक्विड और जिस सतह पे बह रहा है उसकी दोनों के मध्य जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। इसी की वजह से तो ये एक तरह से घर्षण बल की तरह ही होता है, इसकी वजह से ही तो शहद क्या होता है, उस बल के कारण ही शहद धीमी गति से फ्लो होता है और इसकी श्यानता का गुण का मान अधिक होता है। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन आगे। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया क्या कि जल की श्यानता लेस देन शहद की श्यानता, जल की श्यानता होगी वो शहद की श्यानता से कम होगी। चर्चा करते हैं अपन अगले अवस्था की ओर, जो कि क्या है, गैसीय अवस्था। अगर आप इसमें श्यानता में एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल देखिए श्यानता के, तो देखिए जल है, तेल है, एल्कोहल है और जो लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें आती हैं वो सभी श्यानता के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। अब देखिए चर्चा करते हैं अपन पदार्थ की तीसरी मुख्य अवस्थाओं में। जो तीसरी अवस्था है वो है गैस अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वो है गैस अवस्था। गैस अवस्था में देखो क्या होता है, जिस प्रकार हमने ठोस का देखा, द्रव्य का देखा, ठोस और द्रव्य में देखा, उसी प्रकार यहां देखते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, इसकी सबसे पहली जो विशेषता आती है गैस की, वो यह आती है कि गैसों के कणों के मध्य क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा जगह होती है, या ये कहें कि गैसों के कण होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है,
जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, जो अंतराणविक बल है, वो गैसों के कणों के मध्य लगभग नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है। तो यानी कि अपन क्या कहेंगे कि दूरी कम होने की वजह से इसके कण बिखरे हुए रहते हैं। तो सबसे जो पहला इसकी विशेषता आती है वो क्या आती है कि गैसों के कणों के मध्य, गैसों के कणों के मध्य जगह अधिक होती है, गैसों के कणों के मध्य जगह अधिक होती है। दूसरा बिंदु क्या होगा इसमें, अंतराणविक बल, गैसों के कणों के मध्य, गैसों के कणों के मध्य अंतराणविक बल का मान लगभग नगण्य होता है। ध्यान से सुनिएगा, गैसों के जो कण होते हैं उनके मध्य जगह अधिक होती है, गैसों के जो कण होते हैं उनके मध्य जगह अधिक होती है। और इसका रीजन है कि गैसों के कणों के मध्य जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, अंतराणविक बल है, उसका मान क्या होता है, लगभग नगण्य होता है, न के बराबर होता है। और इसी वजह से जो गैसों के कण हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, इसी वजह से गैसों के कण क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। देखिए क्या होगी थी, इसी वजह से गैसों के कण बिखरे हुए रहते हैं, इसी वजह से गैसों के कण बिखरे हुए रहते हैं। इसका एग्जांपल दूंगा आपको, अगरबत्ती, अगरबत्ती को जैसे ही अपन जलाते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो चारों तरफ फैल जाती है। इसका कारण यही होता है क्योंकि अगरबत्ती को जैसे ही अपन जलाते हैं तो क्या होता है, गैस का प्रवाह होता है, यानी और गैस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, उनके मध्य कोई अंतराणविक बल, अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है, जिसकी वजह से वो कण बिखर जाते हैं और इस वजह से अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, क्या, अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध का फैलना, अगरबत्ती की सुगंध का फैलना इसी का उदाहरण है, अगरबत्ती की सुगंध का फैलना इसी का उदाहरण है। आगे देखिए अपन, तो अब बात करते हैं अपन, जैसे ठोस और द्रव में किया था, ठोस और द्रव में जो संपीड़ितता का गुण था वो क्या था, एब्सेंट था, लेकिन गैसों में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, संपीड़ितता का गुण गैसों में पाया जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, गैसों में संपीड़ितता का गुण होता है, गैसों में संपीड़ितता का गुण होता है, गैसों में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। इसी वजह से या इस कारण इन्हें संपीड़ित करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित चेंज किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, गैसों में क्या होता है फ्रेंड्स, गैसों में संपीड़ितता का गुण अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है, ठोस और द्रव में संपीड़ितता का गुण नहीं होता है, जबकि गैसों में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से गैसों को एक फॉर्म से, एक स्टेट से दूसरी फॉर्म में या दूसरी अवस्था में अपन बदल सकते हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो तरल अवस्था में पाई जाती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
वो इसी का उदाहरण है। तो देखिए गैसों में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, इसलिए ही इन्हें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संपीड़ित करके बदला जा सकता है। बात करते हैं इनके आकार व आयतन की। तो गैसों के आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैसों का कोई आकार नहीं होता है, न ही इनका कोई आयतन होता है, दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली स्टेट्स की। तो देखिए अगली स्टेट्स आती हैं, तो ये मैंने आपको बताया नहीं था शुरू में, तो मैं आपको बता दूं। मुख्य जो अवस्थाएं होती है वो होती हैं ठोस, द्रव्य और गैस। 5 अवस्थाएं होती है। पांचों अवस्थाओं के बारे में देखें अपन। तो देखिए पहली अवस्था थी क्या, ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था थी द्रव्य। तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी द्रव्य, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन दोनों की चर्चा अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये दोनों अवस्थाएं पदार्थ की जो मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं हैं, उनमें 3 जो मुख्य, इन तीनों को अपन बोलते हैं पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं हैं, मेन स्टेट्स हैं वो। तो मुख्य अवस्था के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब एक इसमें मुख्य अवस्थाओं से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद में अपन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए अगली जो स्थिति है वो है अपनी क्या, अवस्था परिवर्तन। अगली स्थिति क्या है अपनी, अवस्था परिवर्तन। तो देखिए अवस्था परिवर्तन कैसे, तो देखना ध्यान से। मान लीजिए एक तो स्थिति अपने पास है ये, जिसको अपन बोलते हैं गैसीय स्थिति। ये तो अपने पास गैसीय स्थिति। एक स्थिति है अपने पास ये, इसको अपन बोल देते हैं क्या, सॉलिड ठोस अवस्था। इसको अपन बोल देते हैं सॉलिड ठोस अवस्था। एक स्थिति है अपने पास ये, इसको अपन बोलते हैं लिक्विड। इसको अपन बोलते हैं लिक्विड द्रव्य अवस्था। इसको अपन बोलते हैं लिक्विड द्रव्य अवस्था। तो देखिए 3 अवस्था अपने पास, गैस, सॉलिड, लिक्विड। तो ये तो हो गई, धीमे देखिए तो गैसीय अवस्था, ये हो गई ठोस अवस्था, और ये हो गई अपनी द्रव्य अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। इन तीनों में क्या होता है, इंटरचेंजिंग होती है। कैसे, सॉलिड, जो सॉलिड होता है वो सॉलिड लिक्विड में बदलता है, और लिक्विड सॉलिड में बदलता है। ध्यान से सुनना, जो सॉलिड है वो किसमें चेंज होता है, लिक्विड में, और जो लिक्विड है वो किसमें चेंज होता है, सॉलिड में। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। इसी प्रकार लिक्विड है वो किसमें चेंज होता है, गैस में, और जो गैस है वो किसमें चेंज होती है, लिक्विड में। जो गैस है वो किसमें चेंज होगी, लिक्विड में। इसी प्रकार अपन देखें तो ठोस होता है वो किसमें चेंज होता है, गैस में, और जो गैस होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, ठोस में। अब इनको देखो अपन कहते क्या है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई ठोस किसी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है। क्या कह रहा हूं मैं, यदि कोई ठोस किसी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग। उसको अपन बोलते हैं क्या, मेल्टिंग। उसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग, और हिंदी में इसको बोलेंगे गलन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को गलन प्रोसेस बोलेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस, गलन विधि। गलन विधि के माध्यम से कोई भी सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर बात करते हैं अपन लिक्विड की, जो कि इसमें सॉलिड में चेंज होता है। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग। इसको बोलते हैं अपन
फ्रीजिंग, और जो फ्रीजिंग कंडीशन है उसको अपन बोल देते हैं हिंदी में जमना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जमना। FREEZING, फ्रीजिंग। इसको हिंदी में बोल देते हैं अपन जमना। तो देखिए सॉलिड चेंज होता है किसमें? लिक्विड में। उसके लिए प्रोसेस होती है मेल्टिंग, गलन। और ठोस वापस लिक्विड किसमें चेंज होता है? ठोस में। तो उसको बोलते हैं अपन फ्रीजिंग, जमना जो अवस्था है। अब देखिए बात करते हैं अपन किसकी, कि लिक्विड किसमें चेंज हो? गैस में। लिक्विड किसमें चेंज हो? गैस में चेंज हो। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? वाष्पन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी वाष्पन। इसको क्या बोल देते हैं अपन? वाष्पन विधि। वाष्पन विधि के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, वाष्पन विधि के माध्यम से कोई भी लिक्विड होता है वो किसमें बदल जाता है? गैस में। यानी कोई भी द्रव्य है उसको गैस में चेंज कर रहे हैं तो कौन सी विधि होती है? वाष्पन विधि। लेकिन इसका उल्टा, यदि गैस को वापस किसमें चेंज होना हो? वाष्पन में, सॉरी, गैस को वापस किसमें चेंज होना हो? द्रव अवस्था में चेंज होना हो, तो इसको बोलते हैं अपन संघनन। इसको क्या बोलते हैं? संघनन या द्रवण। क्या बोलते हैं? संघनन या द्रवण। दोबारा सुनना, यदि किसी द्रव को गैस में बदलना हो तो वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा होता है, और किसी गैस को द्रव में बदलना हो तो संघनन या द्रवण के माध्यम से होता है। अब बात आती है ठोस की गैस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस का गैस में, यानी ठोस डायरेक्ट गैस में। जबकि होना क्या चाहिए? ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यानी कि जब कोई ठोस बिना किसी द्रव में बदले सीधे ही किस अवस्था में पहुंच जाए? गैस अवस्था में पहुंच जाए। यानी कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको अपन बोलते हैं उद्रवपातन। उसको अपन क्या बोलते हैं? उद्रवपातन। और इसका उल्टा, यदि कोई गैस है वो बिना द्रव में बदले ठोस में आ जाए, यानी ठोस बिना द्रव में बदले गैस में जाए तो उसको बोलते हैं उद्रवपातन। और यदि कोई गैस बिना द्रव में बदले डायरेक्ट ठोस में आ जाए तो इसको भी एक तरह से कहते तो उद्रवपातन ही है, लेकिन इसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं निक्षेपण। इसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं निक्षेपण। देखो उद्रवपातन का एक एग्जांपल दूं आपको, कपूर। जो कपूर है वो उद्रवपातन का एग्जांपल है, जो सॉलिड से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता है। कपूर अपन रखते हैं, घरों में भी रखते हैं, तो क्या होता है? वो सीधा किस में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। संघनन, तो इसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग, ये होगी फ्रीजिंग, जमना, या और ये उद्रवपातन हो गया, सब्लिमेशन, ये निक्षेपण हो गया, डिपोजिशन, ये संघनन हो गया जिसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। इसको बोला जाता है कंडेंसेशन, इसको बोला जाता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन, ये कंडेंसेशन, ये हो गया मेल्टिंग, ये फ्रीजिंग, ये हो गया डिपोजिशन, ये सब्लिमेशन। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपस में इंटरचेंजिंग होती है, तो ये ध्यान में रखना है। चर्चा करेंगे अपन इससे आगे प्लाज्मा, और जो पांचवी अवस्था है अपनी, दो अवस्थाएं रह गई इसमें मुख्य अवस्थाओं में, एक तो रहेगी प्लाज्मा, एक कंडेंसेंट। तो वो क्या अवस्था होती है इसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक चीज और, राइट साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आपको प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आप करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।